फ्रिक्शन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स से मतलब जहाँ पे भी सरफेस कॉन्टैक्ट्स में रहेंगे वहाँ ये फोर्स प्रेजेंट रहता है। फोर्स कब प्रेजेंट रहता है? व्हेनेवर, अगर फोर्स को डिफाइन करना चाहें फ्रिक्शन फोर्स को, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जब सरफेसेस में रिलेटिव मोशन हो या होने की कोशिश हो, या व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन और देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, देन देयर विल बी अ फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल अगर समझना चाहें, ये ब्लॉक्स हैं स्टेशनरी पोजीशन में रखे हुए थे, इस इंस्टेंट पे हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया ऊपर वाले ब्लॉक में आगे की तरफ। अब हुआ क्या, ऊपर वाला ब्लॉक आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, इस सरफेस में जो इनकी सरफेस है उसमें रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है। उस टेंडेंसी को क्या करेगा, एक फोर्स जो इसके अलोंग लग के इसको अपोज करेगा, उस फोर्स को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। इसके अलोंग लगेगा। अब उसका काम क्या है, इस रिलेटिव मोशन को अपोज करना। इस फोर्स के कारण ऊपर वाला ब्लॉक कहाँ, आगे की डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। आगे की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन को कहाँ लगना होगा या किस ओरिएंटेशन में लगना होगा कि इसके मूवमेंट को क्या रोक सके। इसके मूवमेंट को रोकने के लिए फ्रिक्शन को सिंपली यहाँ लग जाएगा। ठीक है, एक तो ये रीजन हुआ इनका रिलेटिव मोशन रोकने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, या तो इस ब्लॉक को रोक ले इसके साथ, या इसको इसके साथ मूव करा ले, तो वो दोनों कोशिश करेगा। इसको साथ में ले जाने की कोशिश करने के लिए फ्रिक्शन कम है, यहाँ लग जाए। ठीक है, तो होगा क्या, अल्टीमेटली फ्रिक्शन का काम क्या है, इस रिलेटिव मोशन को रोकना। उस रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए या तो इस ब्लॉक को रोक ले इसके साथ, या फिर इस ब्लॉक को इसके साथ चलाने लगे। दो ही फिनोमेना हो सकते हैं। यहाँ इन दोनों के डायरेक्शन को उससे समझ सकते हैं कि न्यूटन ने थर्ड लॉ में बोला था, एक्शन रिएक्शन पेयर। हुआ क्या, फोर्स लगाया हमने, फ्रिक्शन जनरेट हुआ, कहाँ लगा, ऊपर वाले ब्लॉक पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा, तो ये क्या हुई, एक्शन। इसका रिएक्शन पेयर होगा जरूर, वो रिएक्शन पेयर क्या है, ये हुआ। इसको और क्लियर अगर हम समझना चाहें, फिर इसके अमाउंट के बारे में अगर हम देखें, कितने अमाउंट का लगेगा फ्रिक्शन का अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो होता है म्यू एन के बराबर। यहाँ पे एन क्या है हमारा, नॉर्मल यानी जो सरफेस पे नॉर्मल बन रहा है। ये टू ब्लॉक्स थे, इस सरफेस पे जहाँ ये कॉन्टैक्ट सरफेस पे एक नॉर्मल लगता है, उस नॉर्मल पे ये फ्रिक्शन डिपेंड होता है। ज़्यादा नॉर्मल हुआ ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल वर्टिकली पोजीशन में अगर हम देखें तो इसका मास ज़्यादा होगा तो वेट ज़्यादा लगेगा, वेट के बराबर नॉर्मल लगेगा। ये अगर हॉरिजॉन्टल में होते कंप्रेस करके नॉर्मल बढ़ाया घटाया जा सकता है, उस पर डिपेंड करेगा। एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझना चाहेंगे, स्मूथ है नीचे की सरफेस, जिसका म्यू दिया हुआ है 0.5, एक फोर्स यहाँ लगा रहे हैं 200 न्यूटन का। ठीक है, तो अब अगर हम देखें, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इन सबका। ऊपर वाले का देखा तो मास, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में 10G। एक नॉर्मल लग रहा होगा यहाँ N1, इसका ऊपर नीचे वाले का नीचे की डायरेक्शन। ठीक है, इस पे लग रहा होगा नॉर्मल कुछ N2 और मास इसका नीचे। तो इस पे फोर्स लगने वाले, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स 10G, नॉर्मल लग रहा है N1। ठीक है, इस पे 20 kg पे इसका वेट लग रहा होगा 20G, और एक ये N2 ऊपर की डायरेक्शन और N1 नीचे की डायरेक्शन। बात करें फ्रिक्शन के बारे में, फोर्स लगाया हमने नीचे वाले ब्लॉक पर, तो नीचे वाला ब्लॉक
आगे की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो रिलेटिव मोशन इस सरफेस पे कुछ इस तरह से हो रहा है, आगे की डायरेक्शन में नीचे वाला मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ, नीचे वाले पीछे की डायरेक्शन में खींचेगा, नीचे वाले में फ्रिक्शन पीछे की तरफ। सिमिलरली अगर हम एक्शन रिएक्शन से लिखना चाहें तो डायरेक्ट आगे की तरफ लगेगा, या हम रिलेटिव मोशन देखें, नीचे वाला आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, ऊपर वाले को भी साथ में ले जाने की कोशिश करेगा आगे की डायरेक्शन में, फ्रिक्शन लगेगा इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट अगर करना चाहें तो यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालें, होगा म्यू इंटू कौन सा नॉर्मल, इस सरफेस वाला नॉर्मल यानी n1, तो ये आ गया 0.5 इंटू ये नॉर्मल क्या होगा, इसके बराबर होगा 10g की यानी 100, तो ये आ गया हमारे पास 50 न्यूटन फ्रिक्शन। इसका एक्सीलरेशन निकालना चाहें, एक्सीलरेशन ऑफ 10 kg, तो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन हो सकता है। फ्रिक्शन है हमारे पास 50, मास है 10 और ए आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली 20 kg क्या होगा, इस पर लग रहा है फोर्स एक आगे की तरफ 200 न्यूटन। इसके लिए इक्वेशन क्या आएगी, 200 माइनस एफ आर इज इक्वल्स टू 20 ए, इसको A1 इसको A2 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 200 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 20 A2, या A2 आ जाएगा हमारे पास कितना, 150 बाय 20, A2 आ गया कितना 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ से क्लियर क्या हुआ, A1 यानी कि ऊपर वाला ब्लॉक हमारे पास, इसका एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये थोड़ी कम स्पीड से या कम एक्सीलरेशन से, कितना एक्सीलरेशन से 5 मीटर पर सेकंड एक्सीलरेशन से, जबकि नीचे वाला ब्लॉक 20 kg 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से जा रहा था, जबकि हमने फोर्स किस पे लगाया, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले ब्लॉक पे। ऊपर वाले ब्लॉक को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन कौन दे रहा है, इन दोनों की सरफेस जो है, ये कॉमन सरफेस, इस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स अब अगर कुछ और डिस्कस करना चाहें फ्रिक्शन फोर्स के, तो कांटेक्ट फोर्स दो तरह के, एक तो नॉर्मल पढ़ा था हमने अभी तक, दूसरा कांटेक्ट फोर्स कौन सा पढ़ा, फ्रिक्शन लगता है कहाँ, अलोंग द सरफेस, और नॉर्मल लगता था परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फ्रिक्शन किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो सरफेस के फ्रिक्शन कोफिशिएंट और एक नॉर्मल फ्रिक्शन कोफिशिएंट किसके, अगर और अगर स्मूथ है, स्मूथ का मतलब क्या होगा, अगर स्मूथ को कंसीडर करना चाहें, हमने यहाँ फ्रिक्शन क्यों कंसीडर नहीं किया इस क्वेश्चन में, क्योंकि स्मूथ दिया होगा, स्मूथ का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट क्या, म्यू इज इक्वल्स टू 0। एक्चुअल में ये नहीं होता है प्रैक्टिकली, बट क्वेश्चंस के लिए ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि सरफेस परफेक्टली स्मूथ है या उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है, वहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 मतलब म्यू ज़ीरो हुआ तो अल्टीमेटली क्या हो गया, फ्रिक्शन 0, मतलब वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, ये स्मूथली चले जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो यहाँ कोई भी अपोजिंग फोर्स जनरेट नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।